अब आप सब लोग स्टूडेंट हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ज़्यादातर का आंसर ये होगा ना कि इसके बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। जो जितना अच्छा नंबर लेता है 80% 90%, वो कहता है मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग में, अच्छी BS के अंदर, IT के अंदर कुछ करूंगा। तो उसके बाद अगर कोई अच्छी जॉब करेगा तो वो भी क्यों अच्छी जॉब करेगा कि ज़्यादा अच्छी जॉब होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मनी जो है ना वो लास्ट एक लाइन है जहाँ जाकर ड्रॉ करते हैं आप एवरीथिंग को। अभी जो एक मैयर है एक दुनिया का वो यही है कि जी मनी किसी ने कितनी कमाई है। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि जिस पे आप लोगों से बात करनी है वो है जी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों की, कि किस तरह से मैंने अपने फाइनेंसिस को मैनेज किया। चले मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूँ, कुछ आप लोगों से पूछूँ कि आप क्या सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो मुझे कहा गया कि स्लाइड्स वगैरह जो है ना कोई आपने बनाई हैं कि नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं, मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई कोई, क्योंकि मैंने जो मेरे दिमाग में है मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है मैं वो बात करना चाहता हूँ। स्लाइड्स तो जो है ऑनलाइन आपको बहुत सी मिल जाएंगी, आप जाएंगे यूट्यूब पे आजकल दुनिया का सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। कोई किसी से जाके वॉरेन बुफे को भी सुनना चाहें तो आप वहाँ से सुन सकते हैं, किसी को भी बड़े से बड़े स्पीकर को और ऑथर को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो तो बातें आपको आजकल वास्टली अवेलेबल हैं। तो कहा जाता है कि नॉलेज आजकल में प्रॉब्लम नहीं है, आजकल में प्रॉब्लम ये है कि आप कितना टाइम सर्व करते हैं। तो आज आप लोग जो यहाँ आए हैं, यहाँ आके बैठे हैं अपना टाइम निकाल के, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें। और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपसे शेयर करूँ कि उस एक्सपीरियंस से मैं ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे मैंने ये हासिल किया है जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना ये बेसिकली मेरा ख्याल है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर बच्चे को ना नर्सरी से सिखाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती कि ज़िंदगी में आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज किस तरह करना है। सिंपल सी एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ हमें बड़ी देर बाद समझ आती है। अब आप सब लोग स्टूडेंट हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मैं ये मतलब ज़्यादातर का आंसर ये होगा ना कि इसके बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। जो जितना अच्छा नंबर लेता है 80% 90%, वो कहता है मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग में, अच्छी BS के अंदर, IT के अंदर कुछ करूँगा। उसके बाद मैं या तो अच्छा कोई अपना काम कर लूँगा। अच्छा वो काम क्यों कर लूँगा कि वो ज़्यादा पैसे अर्न कर लेगा। तो उसके बाद अगर कोई अच्छी जॉब करेगा तो वो भी क्यों अच्छी जॉब करेगा कि ज़्यादा अच्छी जॉब होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मनी जो है ना वो लास्ट एक लाइन है जहाँ जाकर ड्रॉ करते हैं आप एवरीथिंग को। आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में भी अभी जो एक मैयर है एक दुनिया का वो यही है कि जी मनी किसी ने कितनी कमाई है दुनिया में। जो अगर हम एलन मस्क को जानते हैं तो आप एलन मस्क की कौन सी डिग्रीज हैं शायद किसी को भी नहीं पता कि किस स्कूल से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी में गया है, कितने % उसने नंबर लिए थे, 80% लिए थे कि 70% लिए थे। पर आप लोग एलन मस्क को इसलिए जानते हैं सारे कि वो उसने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो $1 ट्रिलियन वर्थ है, उसकी अपनी बहुत ज़्यादा वर्थ है, उसने खुद बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं। वॉरेन बुफे को आप इसलिए जानते हैं कि आप लोगों को उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जो मनी है ये एक अल्टीमेट एक स्टैंडर्ड है दुनिया के अंदर के जहाँ पर आप ये गेस कर सकते हैं कि कोई बंदा कितना सक्सेसफुल है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। मतलब मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा कि वो एक्चुअल में राइट है कि रॉन्ग है या क्या है, लेकिन जो मनी है ये एक अल्टीमेट गोल है। तो फिर मनी की सेंस और मनी को समझना कि ये मनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने किस तरह से मैक्सिमाइज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए और इसको किस तरह से मैनेज करना है, ये चीज़ हमें पढ़ाई नहीं जाती। ये मतलब जो फाइनेंस के लोग हैं वो इसको किताबी सूरत में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल फॉर्म के अंदर मेरे ख्याल में इसको बच्चे को पहली क्लास से ही पढ़ाना चाहिए साथ साथ, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर। इसकी मैं आपको एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह देता हूँ कि मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह जो है ना वो मेडिकल कर रही है, इंग्लैंड से पढ़ रही है इंपीरियल कॉलेज में। तो एक दिन वो मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट आई घर में, तो मैंने खोली, मैंने बैंक स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसके अंदर ना 5-6 सफ़ों की बैंक स्टेटमेंट थी। तो अब वो माशाल्लाह शी इज़ लाइक 4th ईयर स्टूडेंट। तो मैंने उसको अपने पास बिठाया, मैंने कहा बेटा तुम बैठो इधर, मुझे बताओ कि ये जो तुमने सारी पैसे खर्चे हैं ये तुम्हें पता है कि तुम कहाँ का खर्च रही हो, कैसे खर्च रही हो, क्यों खर्च रही हो। तो उसके साथ मैंने गो थ्रू किया। तो जब मैंने उससे 5 मिनट गुफ्तगू की ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शी एक्चुअली इज़ स्पेंडिंग मनी बट शी डोंट नो कि मैं मनी को स्पेंड क्यों कर रही हूँ, ये इसकी सेंस क्या है और मैं कैसे सेव कर सकती थी इस चीज़ को। तो मुझे तब ये रियलाइजेशन हुई कि इवन दो कि शी इज़ इन अ मेडिकल स्टूडेंट, शी इज़ अ वेरी गुड, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट इसको मनी की सेंस नहीं है कि मनी को किस तरह आप मैनेज कर सकते हो बेहतर तरीके के साथ। उसमें गलतियाँ ये थी कि उसने अपना ये किया हुआ था कि
उससे एक वहाँ पास बनता है एक लंदन में ना, पास कि आपने मंथली अगर ट्रैवल करना है ना तो आप एक ट्रैवल पास बना लेते हैं अपना। उसका एक ट्रैवल पास बना हुआ था, उसी बैंक स्टेटमेंट में एक ट्रैवल पास बना हुआ था अबाउट 200 पाउंड्स का। उसके अलावा उसने उसके अंदर उबर पे और जो उबर ये होती है ट्रैवल वगैरह के ऊपर, और इसके ऊपर उसने एक्स्ट्रा टैक्सीज के भी पैसे खर्चे हुए थे। तो मैंने कहा तुम्हारा जब ट्रैवल पास था तो तुम उबर के ऊपर क्यों स्पेंडिंग कर रही थी? तो उसने बताया कि आउट ऑफ आवर्स जो थे ना, कुछ शाम के वक्त या सुबह के वक्त मुझे जल्दी जाना था, तो मेरे उस वक्त ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने ये ओवर ट्रैवल किया। मेक सेंस। उसको फिर मैंने अपना एक वाक़या बताया। मैंने कहा बेटा मेरे साथ अभी पिछले दिनों में ये हुआ कि हम कुछ दोस्त जो थे ना वो एक होटल में गए, मेरे 3 दोस्त थे और हमने ना डिनर करना था। अब वो मेफेयर एक लंदन का इलाका है बड़ा मशहूर, वहाँ पे मतलब सारी रॉयल फैमिलीज़, ये कतर वगैरह की, सऊदी अरब की आती हैं, बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है, वहाँ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं। वो मेरे अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स थे, तो मैं उनके साथ डिनर करने के लिए वहाँ गया। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे ना, तो उस वक्त तकरीबन हमें ट्रैफिक थोड़ी मिली, तो हम थोड़ा लेट पहुँचे। हमारा इरादा था कि हम 9 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन हम पहुँचे तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 के करीब पहुँचे। तो जब पौने 10 पहुँचे ना, तो मैं अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो मुझे एक जगह मिली जहाँ पर ना लिखा हुआ था कि यहाँ 10 बजे के बाद फ्री पार्किंग है। अब वहाँ पर हर 5 मिनट के ना जो पैसे हैं 5 मिनट के पार्किंग करने के, वो 20 पाउंड्स हैं। इतनी महंगी वो पार्किंग है। तो यानी कि 7,000 रुपया 5 मिनट के वहाँ पार्किंग के पैसे हैं सिर्फ। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार ये गाड़ी मैंने पार्क की, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि हम ना थोड़ी देर यहीं पर ना टाइम गुजार लेते हैं चहलकदमी करके गाड़ी के पास ही, ताकि कोई टिकट वगैरह ना लग जाए। तो हम 10 का टाइम गुजार लेते हैं अपना। वो कहते हैं यार तुम तो अफोर्ड कर सकते हो, क्या मसला है तुम्हें कि अगर तुम थोड़े पैसे दे दोगे तो हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में। कि नहीं, हम 10 बजे का टाइम गुजारते हैं, ये जो पैसे हैं सेव करते हैं, और उसके बाद हम चले जाएंगे, वो थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने वो 10 के मिनट थे तकरीबन बीच में 10 बजने में, क्योंकि 10 बजे के बाद फ्री थी। तो मैंने वो अपने 40 पाउंड वहाँ पर सेव किए। वो मैंने अपनी बच्ची को ये बताई बात, मैंने कहा बेटा मैंने वो 40 पाउंड सेव किए, और मैं मतलब आई वॉज हैप्पी कि मैंने कुछ अपना सेव किया लाइफ के अंदर ना, मैंने कुछ अपनी मैनेजमेंट को बेहतर किया है जहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ये इट शोज़ अ लिटिल हैबिट ऑफ मी, या गुड फाइनेंशियल जो है कहने कि अपने आप को जो इंसान मैनेज कर सकता है, उसकी ये कि वो अपनी जहाँ पे भी सेव कर सकता है उसको थोड़ा सा सेव कर ले। तो मैंने उसे बताया बेटी को कि बेटा ये मैंने सेव किया, तो तुमने ये जो टैक्सी कराई थी सुबह के टाइम, अगर तुम 10 मिनट और वेट करती तो शायद उसके बाद तो ट्रेन खुल जानी थी, तो तुम ट्रेन में चली जाती। तो ये एक स्मॉल सी चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि हाउ द फाइनेंशियल थिंग्स एक्चुअली वर्क्स, कि हाउ यू मेक सेंस ऑफ योर ओन मनी। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि हमेशा लोग ये समझते हैं कि शायद फाइनेंसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे हों तो फिर ही मैनेज होंगे, या मिलियंस ऑफ पाउंड्स होंगे या मिलियंस ऑफ रुपीज़ होंगे तो फिर ही हम मैनेज करना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। मैंने भी जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि जब मैं खुद जॉब कर रहा था, मैंने कहीं वहाँ जाके जॉब की, जैसे मैंने बताया पहली जो मुझे जॉब मिली वहाँ जाके, वो एक साइकिलों की दुकान में मिली। अब वो साइकिलों की दुकान में को मुझे उन्होंने CFO तो रखा नहीं था वहाँ पे, वो वहाँ पर उन्होंने मुझे टाकी पकड़ाई, उन्होंने कहा ये साइकिल साफ़ करें। साइकिल साफ़ करनी शुरू कर दी, नो प्रॉब्लम। क्यों? अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। मुझे पता था इस बात का कि ज़हन में ये था कि शुरू करना है, कहीं ना कहीं से आपने चीज़ों को लेके चलना है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका ना। चाहे वो अक्सर आज आपको पाकिस्तान में भी लोग नज़र आते हैं ना जो बड़ी बड़ी मिल्स के ऑनर्स हैं, ये कोई लोग मिलों के ऑनर जिनके बाप नहीं थे, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके बाप साइकिलों के ऊपर ना कपड़ा बेचते थे। ये फैसलाबाद के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं, आज इनकी इतनी बड़ी स्पोर्ट्स की फैक्ट्रीज़ हैं। अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपने स्टोरियाँ सुनी होंगी इन सब की, कि ये लोग जो थे ये बहुत स्मॉल से स्टार्ट किया इन लोगों ने कहीं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद ये आज जहाँ पहुँचे, इनका जर्नी इस चीज़ के ऊपर ये सारा मतलब उसका इन्हिसार था कि उन्होंने कितनी कंसिस्टेंसी से और किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हुए और अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। और अच्छा, मैंने क्या करता था कि मैंने जब वहाँ पर काम करता था ना, तो मैंने जैसे मैं बताया कि साइकिलों को साफ़ करना शुरू किया, लेकिन मेरा साइकिलिंग साफ़ करना तो हदफ नहीं था। मेरा हदफ ये था कि मैं यहाँ समझूँ ये बिज़नेस हो किस तरह रहा है, ये कर क्या रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम क्या है। तो उस सिस्टम को जब समझना शुरू किया तो समझ आई कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर इसको कैसे क्लियर कराया जा रहा है, ये इनको फंड्स कौन दे रहा है इस चीज़ को, बिज़नेस को चलाने के लिए। जब ये चीज़ें समझ आनी शुरू हुई साथ साथ, तो फिर पूरा जो था ना स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो गया कि ये बिज़नेस इस तरह से चल सकता है। तो फिर मैंने उसको बाय डूइंग जॉब देयर मैंने अपना भी साथ साथ उसी तरह का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया वहाँ पर रह के। तो एट दी एंड मतलब विद इन 6 मंथ उन्होंने ही मुझे, जहाँ पर मैं काम एज ए क्लीनर के किया था, उन्होंने मुझे वहाँ पर ही मैनेजर बनाया, और उसके बाद कुछ अर्से बाद ही मैं उनका पार्टनर भी था, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि मैं उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था।
तो ये मतलब आप जहाँ पर भी जाएं, कोई भी आप जॉब स्टार्ट करें, तो वहाँ पर एक तो अपने आप को पूरा इंडल्ज करें, ये सोचे समझे बगैर कि आप लोगों ने वहाँ पर जाके सिर्फ अपना जॉब करनी है। जॉब को सिर्फ अब काम जो अब हमारे यहाँ पर अक्सर देखे मैंने गार्ड खड़े होते हैं बाहर, यहाँ मैं सोचता हूँ यार गाड़ी क्यों खड़े रहते हैं हमेशा, सारी ज़िंदगी हो गई पिस्तौल पकड़े खड़े हुए हैं। ये तो अपने आप की स्किल को डेवलप कर सकते थे, कोई वीडियो ऐसी देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं या ये टिकटॉक देखते रहते हैं, तो ये क्यों नहीं अपनी कोई स्किल डेवलप करते हैं खड़े होकर, ताकि अपने आप को इंप्रूव कर सकें। लोगों के दरवाजे खोलते रहते हैं सारा दिन खड़े होके, या बस उसको तलाशी ले ली या बस खड़े रहे। एक बिल्कुल जिनके ठीक है उनका एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को डेवलप कर सकते थे। उन्होंने क्यों नहीं डेवलप किया, वो क्यों नहीं सिक्योरिटी कंपनी का मालिक बने, क्योंकि उस सिक्योरिटी कंपनी का मालिक बनने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो वो मैंने जब उन्होंने मुझे टाकी पकड़ा तो मैं सारी में क्लीनर भी रह सकता था, लेकिन टाकी पकड़ना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि सिस्टम को समझना। तो जहाँ पे भी आप लोग जाएं, वहाँ जाके जब आप सिस्टम को समझेंगे, उस सिस्टम को समझ के उसको अपने नॉलेज के साथ अपने एक्सपीरियंस अपनी चीज़ों को ऐड करेंगे उसके अंदर, तो फिर आप ग्रो करेंगे लाइफ के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब मसला आ गया कि जनाब अब फाइनेंसिस का, कि जी फाइनेंसिस कहाँ से किए जाए इन चीज़ों के लिए, तो मैंने बताया कि जब मैंने अपने आप को इतना स्किलफुल कर लिया कि मैं इतना बेहतर हो गया कि मुझे उनसे ज़्यादा समझ आने शुरू हो गई बिज़नेस की, तो वो उन्होंने मुझे 2 साल के बाद कहा भाई आप हमारे पार्टनर के तौर पर ही आ जाएँ, नॉट एज एन एम्प्लॉई, पार्टनर के तौर पर। अगले जो वेंचर्स हम करेंगे उसमें आप हमारे पार्टनर होंगे, क्योंकि न्यू कि अब मेरे में इतनी स्किल है कि मैं जाके अपना इस तरह का एक सेटअप आराम से लगा सकता हूँ। तो आपको अपने आप को प्रूव जब आप कर लेते हो इस सतह पे आके, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं कि आप दूसरों को अपने साथ मिला सको। अच्छा, अब अगेन फाइनेंसिस जो है ना, उसके अंदर क्या है कि मैंने जो हमेशा से स्ट्रेटजी बनाई ना, वो ये थी कि मैं अपने जो फाइनेंसिस थे उसके अंदर जो एक फार्मूला अपने ज़िम्मे रखता था, वो ये था कि मैं अपने इंसान, हम लोग नॉर्मली कोई भी बंदा अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वो ये करता है कि मैं 100 में से पहले जो ख़र्चा करूं, जो भी मेरे ज़रूरियात के हैं वो पैसे खर्चूं, और बकाया जो पैसे बच जाएं वो कहीं कोई बंदा अगर को बच जाएं थोड़े से तो वो सेव कर लूं। लेकिन मैंने हमेशा से ही, और आज तक मैं यही करता हूं कि मैं सबसे पहले अपने पैसे सोचता हूँ कि मैंने सेव कितने करने। तो आप अगर अपने ज़िंदगी में ये एक फार्मूला बनाएं कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है सेव करने की, तो आप चाहे वो कुछ भी हो, 200 रुपये ही हो, 250 रुपये ही हो, 300 रुपये हो, ज़िंदगी में सेव करने की आदत डालें। वो सेव करने का आपको फ़ायदा ये होगा, और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा कि वो सेविंग आपकी एक ऐसी पॉकेट बनती जाएगी जो आपको कहीं पर भी बूस्ट देगी जहाँ आपको वो चाहिए होगा। अच्छा, वो मैं ये करता था कि मैं 25% अपना तकरीबन जो था ना मैं रखा हुआ था कि मैंने अगर 100 रुपये कमाना है तो 25 रुपये मैंने सेव करते रहना हर वक्त, क्योंकि वो 25 रुपये मुझे काम देते थे जब मैं ये सोचता था कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना लाइफ के अंदर। उसको मैं सेव ऐसे नहीं करता था वहाँ पे कि मैंने बस उसको रख दिया तकिए के नीचे या मैंने मतलब किसी जगह पे फेंक दिया उसको, ऐसा नहीं था। बल्कि वो 25 रुपये जो थे ना वो मेरे हमेशा इन्वेस्ट होते थे किसी ऐसे चीज़ के अंदर जो ग्रो करती थी। आप सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो पता ही है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कि वक्त के साथ आपका पैसा डिवैल्यू होता है। किसी का भी आज का रुपया, जो मैं जब यहाँ से गया था यूके तो तब 80 रुपये का पाउंड था, आज 380 रुपये का पाउंड है। तो अगर तब के मेरे पैसे पड़े हों तो आज वैसे डिवैल्यू कितने ज़्यादा हो जाए अगर कैश यहाँ पड़ा हो। तो वो अगर ग्रो नहीं करेगा तो हर बंदे का पैसा एवरी डे, पाकिस्तान में तो वैसे ही महंगाई बहुत है, तो महंगाई के साथ यहाँ आई थिंक 15-20% तो यहाँ शायद इन्फ्लेशन रेट है। तो इतने इन्फ्लेशन रेट के साथ आप लोग अपनी मनी को कीप अप नहीं रख सकते। तो आपको अपनी मनी को साथ सेव करना है और साथ साथ उसको ऐसे ग्रो करवाना है कि वो 15-20% के रेट से ग्रो होती जाए। अभी पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा ये जा रहा है पिछले 2-3 साल से कि आपकी जो यहाँ की स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। आप लोग अपने छोटे छोटे से अकाउंट्स स्टॉक में भी खुलवा सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी जो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट का या ऐसे सूद के मामलात की ज़्यादा कोई टच है तो आप उसको इस्लामिक फाइनेंसिंग की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में आप यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ब्रोकर हाउसेज हैं, आप किसी से अपना अकाउंट खुलवा लें। उनको आप ये करें कि आप पाकिस्तान में एक जिस तरह इंडेक्स एक होता है कि आप किसी एक स्टॉक में करें, लाइक जिस तरह यहाँ पर ये है फौजी फर्टिलाइज़र है या यहाँ एमसीबी बैंक है, एक कोई प्रोडक्ट, लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए फिर आपको उसका बड़ा नॉलेज चाहिए होता है कि आप उसको स्टडी करें, उनके फाइनेंसिस को स्टडी करें, उनका मॉडल स्टडी करें, फिर उनकी ग्रोथ स्टडी करें। अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आप कितनी कंपनियों को स्टडी करेंगे, आप फुल टाइम तो ये काम कर नहीं रहे, आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो पाकिस्तान की इंडेक्स है ना, इंडेक्स के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हैं कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है ओवरऑल सारी कंपनियों को, जिस तरह अमेरिका वगैरह में तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो S&P 500 में करते हैं, दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों के अंदर का जो इंडेक्स है ना उसके अंदर करते हैं। तो उन्होंने किया ये है कि जो
दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज है ना, उन्होंने मिलके एक प्रोडक्ट बना दी है कि अगर ये सारी कंपनियां, क्योंकि एक कंपनी ग्रो कर रही होती है, ज़रूरी नहीं है 500 में से 500 ही ग्रो कर रही हो, उसमें से कोई नीचे जाएंगी, कुछ ज़्यादा ऊपर जाएंगी, तो एवरेज बैलेंस जो होता है ना वो ग्रो का ही होता है। नॉर्मली पिछले 100 साल से S&P 500 का जो ग्रोथ रेट है वो 10% है। तो डॉलर फॉर्म में ये बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ है, 10% एवरी ईयर की ग्रोथ। तो अगर S&P 500 में हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है कोई पैसा, तो वो 10% से हर महीने बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी जो पाकिस्तान का इंडेक्स है उसका लाजमी कोई प्रोडक्ट होगी, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। और वो आपको कोई ये उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक किसी ख़ास पर्टिकुलर एसेट में या एक क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप उसमें जो इंडेक्स में कई दफ़ा गोल्ड के प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उसमें नहीं कि गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, तो आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी जब वो उसकी उतार चढ़ाव आएगा तो आपका पैसा भी साथ ही बढ़ेगा या कम होगा। तो लिहाजा वो आप इंस्टेड कि आप खाली गोल्ड में करें, खाली सिल्वर में करें, खाली किसी और कमोडिटी में करें, कॉपर में करें, आप ओवरऑल पे करें। ओवरऑल में आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ग्रोथ भी कम है उसमें, इतना उसमें 100 मतलब इतना नहीं होगा ओवरनाइट आप जिस तरह गोल्ड में पिछले दिन हुआ है कि बहुत ज़्यादा रेज आया है जी, तो वो इतना उसमें नहीं आता। लेकिन ये कि वो एक एवरेजली ग्रो रहता है, आप इन्फ्लेशन को बीट करते रहते हो, क्योंकि आपका मेन मकसद तो पैसा सेव करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो ये चीज़ आप अपने पैसे के साथ थोड़ी सी यहाँ पर कर सकते हो उससे। अच्छा, ये तो एक फैक्टर है ना कि आप पैसे को अब आपने सेव कर लिया, तो सेकंड में जब आपका ये पैसा ग्रो होना शुरू हो गया और आपने उसकी सेंस समझना शुरू कर दी कि यार ये पैसे जो हैं मैंने अब इसको ग्रो भी करवा लिया है, अब मैंने करना क्या है इसके साथ ना, जब ये स्टेज पे आ जाए, नेक्स्ट स्टेज पे आप लोग ये करें, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी ये हो सकता है और इंटरनेशनली हम भी ये करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि उस पैसे को अब वहाँ से उठा के ना किसी ऐसे टेंजिबल एसेट्स के अंदर लगाया जाए जो हमें उससे ज़्यादा रिवॉर्ड दें और ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जिसके अंदर। मतलब स्टेबिलिटी इस सेंस के अंदर कि अब जो मार्केट्स हैं ना, आपने सुना होगा 2007 में भी यहाँ क्रैश आया दुनिया के अंदर, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस, शायद आप लोग छोटे थे तब सारे, 2007 में एक दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसके अंदर सारी स्टॉक मार्केट्स दुनिया की गिर गई थी नीचे। उसकी स्टोरी पता आप लोगों को क्या हुआ था तब? अच्छा, 2007 में ये हुआ था कि लीमन ब्रदर्स एक बैंक था अमेरिका के अंदर, लीमन ब्रदर्स, वो उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो फंडिंग कर रहे थे घरों के ऊपर। मसलन ये कि अमेरिका या वेस्ट के अंदर लोग घर कैश पे नहीं खरीदते, वो मॉर्गेजेस पे खरीदते हैं। तो मॉर्गेज पे जब वो घर खरीदते हैं तो ये करते हैं कि जिस तरह ये मेरे पास आए, मैं बैंक हूँ, ये मुझे कहते हैं कि यार मुझे ना घर चाहिए, तो लाइक $200,000 का घर है, तो ये मैं इनको कहता हूँ मुझे 10% डिपॉजिट दें, और बैंक इनको 180,000 दे देता है कि आप जाके ये अपना घर खरीद लें। ये घर खरीद लिया, अब उसमें ये मुझे किस्त देंगे बैंक को, और ये ओबियसली उसके मालिक बन जाएंगे 20-25 साल के बाद। हुआ ये कि वो लोग बैंक्स ने ना उसको पैसे देने शुरू कर दिए विदाउट डिपॉजिट्स के, लीमन ब्रदर्स ने, कि मैं आपने कोई मुझे डिपॉजिट नहीं देना, 10% भी नहीं देना, आपने मुझे कुछ सिर्फ आपने किस्त देनी है, और मैंने आपको 200,000 ही दे दिए। वो जब उन्होंने ऐसे करने शुरू किया ना, तो लोगों ने कहा यार तो पैसे नहीं लग रहे। अब आपको मैं कहूँ कि 0% पे आप प्रॉपर्टी सारे ले लो एक एक, तो आप कहेंगे कल दे दें मुझे, क्योंकि आपका क्या जा रहा है उसमें, आपका तो कुछ नहीं जा रहा। उससे क्या हुआ कि मार्केट एकदम तेजी से, ये 2005 में शुरू हुआ वहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो मार्केट ने एकदम ग्रो किया, क्योंकि फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी ना। अब जो जिनके पास घर हैं, घर तो लिमिटेड हैं, घर तो आप एकदम नहीं बना सकते इतने ज़्यादा। तो क्या हुआ कि वो जिन लोगों ने 2 लाख से घर शुरू हुआ, और वो 1-2 साल के अंदर 4 लाख पे पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा, हर बंदे ने कहा यार मैं भी ले लूँ क्योंकि 0% में मिल रही है। अच्छा, वो बैंक ने क्या किया क्लेवरली कि बैंक ने ये किया कि अब उनको लगा कि ये रिस्क क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम एक चीज़ 2 लाख जहाँ देना था वो उसका 4 लाख दे रहे हैं। तो उन्होंने उस रिस्क फैक्टर को मैनेज करने के लिए ना एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, वो अमेरिकन जनरल इंश्योरेंस है, AG इंश्योरेंस, वो AG इंश्योरेंस के पास गए। उन्होंने कहा ये हमारा पोर्टफोलियो जो हम लोगों को लेंड कर रहे हैं ना, इसको सारा आप वो इंश्योर्ड कर दें, इंश्योरेंस हमें दे दें कि अगर ये पोर्टफोलियो हमारा डिफ़ॉल्ट करता है, यानी कि ये लोग अगर इस काबिल नहीं होते कि हमें ये पैसे दे सकें, तो आप ये हमें इंश्योर्ड करें कि आप हमें पैसे दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने ये कहा, वो AG इंश्योरेंस को। AG इंश्योरेंस ने कहा ठीक है, हम इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली इंश्योर कर देती हैं, कोई भी रिस्क आपका है, रिस्क कि आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी इंश्योर करा लेते हैं कि जी होता है एक्सीडेंट हो जाए, ना हुआ तो कंपनी के पैसे लग गई तो फिर कंपनी आपको देगी। तो इसी तरह ही हर रिस्क इंश्योर्ड हो जाता है दुनिया में। ये भी रिस्क उन्होंने AG ने इंश्योर्ड कर दिया कि जनाब आप ना ये करेंगे, ठीक है, आप जाके लोगों को दें प्रोडक्ट्स, हम आपका ये रिस्क इंश्योर कर देते हैं कि अगर ये बंदा ना दे सका पैसे तो हम आपको आपके मकान के पैसे दे देंगे। 2007 में ये हुआ कि लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी। क्यों किस्तें देनी बंद की? क्योंकि जब तक वो 2 लाख की प्राइस थी तो किस्त भी उसकी $10,000 थी महीने की।
जब वो 4 लाख की प्राइस हुई तो $20,000 हो गई प्राइस। जाहिर बात अब किस्त भी बढ़ जाएगी ना, 4 लाख होगा तो किस्त बढ़ जाएगी। अब जब किस्त बढ़ी उसकी तो लोगों को वो मुश्किलात आनी शुरू हो गई। एक स्टेज आई ना जहां मुश्किलात आनी शुरू हो गई कि अब हर बंदा 20,000 अफोर्ड कर रहा था महीने का, 10,000 अफोर्ड कर रहा था, लेकिन जूं जूं बढ़ती गई किस्त और अगले लोग आते गए तो वो सारा जो सिस्टम था वो ये अब कोलैप्स होने की तरफ, डिफॉल्ट शुरू होना शुरू हो गया। एक बंदा डिफॉल्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब एज इंश्योरेंस को पा रहे हैं पैसे कि जनाब वो दे रही है पैसे इन लोगों के। एक टाइम पे ये आया कि एकदम ही बहुत ज़्यादा जो थे ना वो डिफॉल्ट शुरू हो गए। जो ही डिफॉल्ट शुरू हुए हज़ारों की तादाद में, तो एजी जो इंश्योरेंस थी वही बैठ गई पूरी। उन्होंने कहा हम आपका क्लेम नहीं भर सकते। वो पूरी अमेरिकन जनरल, उसको ये इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है कि इसको मदर ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज कहा जाता है। इवन पाकिस्तान की जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये अपनी इंश्योरेंस खुद नहीं, आपने जो जिस गाड़ी की आप लोगों ने इंश्योरेंस यहाँ से ली हुई है ना, इस इंश्योरेंस कंपनी ने खुद नहीं इंश्योर किया हुआ आपको, इन्होंने आगे से आपकी इंश्योरेंस खरीदी होती है, उन्होंने आगे से खरीदी होती है। ये पूरी चेन होती है। मदर ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया के एसेट्स को इंश्योर करती हैं। वो फिर इनसे प्रीमियम लेती हैं आगे। ये यानी कि आपसे अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं, इंश्योरेंस का बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त इंश्योरेंस और बैंकिंग का है। इंश्योरेंस ये है कि आपने 100 लोगों से लिया है पैसा। अब आप पाकिस्तान में लाखों गाड़ियाँ हैं, तो लाखों गाड़ियों में एक्सीडेंट तो नहीं हो रहे, उनके पास डाटा होता है। इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये डाटा होता है कि वो कितने लोग इस वक्त एक्सीडेंट में आ रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ बज रही हैं। अब हर गाड़ी जो यहाँ पर आप लेते हैं किस्तों के ऊपर, उसकी इंश्योरेंस लाजमी है। वो इसलिए कि बैंक अपना एसेट चाहता है कि वो सिक्योर हो, उसको आप अगर चोरी हो जाए, कोई किसी को लग जाए तो वो गाड़ी दोबारा सही हो सके। तो 100 गाड़ियों की अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं और उन्होंने 1-1 लाख रुपए लिया है हर एक से, एक बंदे से, तो 1 करोड़ रुपया बना इंश्योरेंस कंपनी के पास। वो 1 करोड़ में से 10 गाड़ियां भी अगर वापस आ गई तो क्या आपके ख्याल से उनके एक्सीडेंट में 1 करोड़ लगेगा? मेरा नहीं ख्याल लगेगा। उनकी जो काम कराने के ऊपर उनको लेस से 20 लाख लग गया, 25 लाख, 50 लाख भी लग गया तो फिर 50 बच गया। तो इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत पैसे बनाती है, क्योंकि इंश्योर्ड रिस्क आप करते हो ओवरऑल, लेकिन आपने देना किसी को होता है 1 या 2% को। पाकिस्तान में मेरा हाल है कोई इस वक्त 20 से 25% रेशियो है, क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो रोड के अंदर ये 20 से 25% रेशियो है कि 20 से 25% क्लेम आते हैं। तो 75% तो लोग क्लेम नहीं करते, वो उनके ऐसे ही चलते रहते हैं। तो अच्छा, वो लेकिन मैं बता रहा था कि वो क्या हुआ कि एजी इंश्योरेंस बैठ गई। जब एजी इंश्योरेंस बैठी तो साथ ही क्या हुआ कि अब वो बैंक ने कहा जी हमारे पास तो इंश्योरेंस ही नहीं आ रही। उन्होंने लोगों से कहा, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ कि अगर किसी वक्त भी बैंक को ये लगे कि उनका कर्जा जो है ना, वो उन्होंने जो आपको दिया हुआ है वो इस वक्त उसकी हैसियत कम हो रही है, तो वो किसी वक्त भी आपसे कॉल बैक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी लोगों को आप अपने पैसे हमें वापस करें जो आपने 4-4 लाख लिया हुआ है। अब लोगों ने कहाँ से देना था? लोगों ने बैंकों को चाबियाँ वापस कर दी। जब बैंकों को चाबियाँ वापस की तो अब कोई मकान लेने वाला नहीं था पूरी मार्केट में। 4 लाख का कौन लेता? तो साथ ही पूरी दुनिया में वो क्राइसिस आया कि एजी इंश्योरेंस और लीमन ब्रदर के बैठने से पूरी दुनिया का जो था ना वो निज़ाम दरम बरम हो गया फाइनेंस का। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा रिस्क था जो एंटिसिपेटेड नहीं था। लोग नहीं देख रहे थे कि ये आएगा, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो ये अभी जो है ना वो ऐसा होगा कि ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कोलैप्स आया, फिर 2010 तक फिर अमेरिका ने बड़े रूल्स बनाए इसके मतलब। उन्होंने कहा जी अब 20% से कम कोई भी बैंक ना किसी को मॉर्गेज नहीं देगा, 20% मिनिमम डिपॉजिट लें। उससे ये होता था कि भाई जिसके पास पैसे हैं वही जा सकता है। 0% पे मॉर्गेजेस बंद हो गई होना। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट जो थे ना उसको बिल्कुल नीचे ले आए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। एक मौके पर अमेरिका में 0% इंटरेस्ट रेट था, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं। यूरोप में भी 0% इंटरेस्ट रेट था। हमारे यूके में 0.25% तक गया, यानी कि सिर्फ 0.25%। अच्छा, अब ये जो था ये तो जो हुआ क्राइसिस ना, लेकिन मैंने क्या लर्न किया इस क्राइसिस से कि 2010 में जब ये क्राइसिस अपनी बॉटम पे था, क्योंकि 2007 में शुरू हुआ और 2010 में जाके ये अपने बिल्कुल बॉटम पे क्राइसिस आ गया। मैंने इससे ये इंटेक किया कि इस क्राइसिस ने बहुत से नए मिलियनर्स बनाए दुनिया के अंदर। किस तरह बनाए कि जब प्राइसेस कोलैप्स कर गई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, तो ये तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया ना नए एसेट्स बनाने के लिए। क्योंकि आपने जब चीज़ लेनी है वो 0.25% इंटरेस्ट के ऊपर आपने 0.25 इंटरेस्ट कितना बनता है? मतलब आप 1 लाख रुपया लिया है तो उस पर आपने 250 रुपया देना है। आप तो इमेजिन करें ना, कुछ भी नहीं है, आप फ्री मनी ले रहे हैं बेसिकली। तो ये तो बहुत सस्ता हो गया ना फाइनेंस। और घर जो है वो जो 4 लाख वाला था वो आपको 1.5 लाख में मिल रहा है। तो जो लोग समझदार थे उन्होंने 2010 में 2010 के अंदर मल्टीपल बाइंग्स की अमेरिका में, यानी कि डरे नहीं मार्केट से, उस जमाने में कूदे। वो लोग थे जिनके पास पैसे अभी सेव पड़े हुए थे। वो उन्होंने बबल को जो वो चढ़ रहा था ना मार्केट, उसको नहीं, उसका हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने आप को साइड पे रखा।
और जब वो मार्केट कोलैप्स की तो साथ ही वो इन हो गए मार्केट में। और वो आज वो लोग यहाँ इस वक्त अगर उन्होंने तब लेट्स से कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, आज वो 10,000 के ऊपर बैठे होंगे। इस तरह से हुआ है। मेरे भी कुछ बाइंग उस ज़माने में मैंने की तो उसका मुझे आज उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो थी उस ज़माने की बाइंग वो बहुत सस्ती थी, इंटरेस्ट रेट कम था, नेक्स्ट टू नथिंग हम बैंक को दे रहे थे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना मैं जब था तो अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या लोगों की सोच, क्योंकि अब आप लोग जो हैं जिस जनरेशन से आप लोगों का ताल्लुक है, हमसे ओबियसली नेक्स्ट जनरेशन है आप लोग माशाल्लाह सारे, तो यहाँ पर हमारे ज़माने में ना बैंकों को बड़ा टैबू समझा जाता था कि जी बैंक्स में है ना ये मतलब बैंक में काम करने को लोग ना सलाम नहीं करते थे, रिश्ते नहीं करते थे, कहते ये बैंक में काम करता है जी बंदा, ये सूद का काम करता है जी, ये ऐसे बड़ा सख्ती थी लोगों की। वो मौलाना डॉक्टर सरार साहब हैं, उनके बड़े फतवे थे इसके मतलब जी कि आप मतलब बिल्कुल जहन्नमी हैं। ऐसे जहन्नमी का तो मसला ये है कि हमने ये भी सुना है कि मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान में जब था ना तो वो एक यहाँ पर हैं कारी साहब, उनका नाम नहीं मुझे आता, लेकिन उनकी तो केस्टी आती थी उस ज़माने में, तो वो कहते हैं कि जनाब जिनके घर में टीवी है ना वो उनके घर में फरिश्ता नहीं आता रहमत का, और वो जो जिस तरह कुत्ता रखें तो कहते हैं कि नहीं आता जी घर में फरिश्ता नहीं आता रहमत का, तो टीवी वाले घर में भी नहीं आता। और फिर उन्होंने उसमें उन कैसेट के अंदर उन्होंने बताया, मुझे याद इसलिए कि बचपन में कहीं मैंने सुनी थी वो कि जी वो मैं कहीं से गुजर रहा था, कब्रस्तान से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, कब्र में से शोले निकल रहे थे, मैं गया, उन्होंने कहा जी ये बंदा टीवी देखता था घर में से, घर टीवी था। अच्छा जी 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 बिल्कुल, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन ये कि वो वही थे, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो वो बाद में आप वो टीवी से उठते नहीं हैं खुद, आप उनको जाके देख लें, उनका चैनल है पूरा, और वो पूरा सारा दिन 24 आवर बाथरूम जाने तक मेरे ख्याल शायद वो टीवी पे ही होते हैं, और वो अब खुद नहीं उठते टीवी से। ऐसे ही है ना जी। तो अब देखें यानी कि हमने मज़हब को ना गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया, कि हमने मज़हब को जहाँ हमें सूट करता है हम कहते हैं मज़हब जनाब ये ऐसे है नहीं तो सूट। अब दूसरी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप सब जानते हो गामदी साहब को, माशाल्लाह अच्छे स्कॉलर हैं। ताहिरुल कादरी साहब को भी आप जानते होंगे, ये भी माशाल्लाह पढ़े लिखे स्कॉलर हैं। ये दोनों ना पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यहीं के मदरसों से पढ़े, यहीं के स्कूलों से पढ़े, यहीं सारा स्कूल ऑफ थॉट था उनका। वो जब पाकिस्तान में थे ना, उनसे जब पूछा जाता था, उनकी किताबें भी मौजूद हैं, आप कहेंगे तो मेरे पास किताबों के हवाले भी हैं कि उनकी कौन सी बुक्स हैं, जिसमें वो ये कहते थे कि जी सूद कतन हराम है, और ओवैसे हराम है, सूद हम भी मानते हैं। ये दोनों ना पाकिस्तान में नहीं रहते। ये पहले गामदी साहब की स्टोरी ये है कि यहाँ से पहले गए मलेशिया, जब मलेशिया गए ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, तो यहाँ से उनको फिर निकलना पड़ा क्योंकि उनको थ्रेट्स थे, वो चले गए यहाँ से गामदी साहब। जब मलेशिया गए ना तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यार ये भी मुसलमान है, मलेशिया सारा मुसलमान कंट्री है और हमसे बड़े अच्छे मुसलमान हैं वो लोग। तो वो उन्होंने देखा जाके कि यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा घरों की, यहाँ तो कोई बंदा घर खरीद ही नहीं सकता। तो उन्होंने वहाँ जाके फतवा दिया कि जी अपनी ज़रूरत के लिए एक घर लेना बैंक से जायज़ है, कि अगर आप ये सूद नहीं है। तो उन्होंने इसके ऊपर जब वहाँ पर जाके फतवा दिया और किताबें लिखी और अपने लेक्चर्स में बयान करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा यार गामदी साहब को क्या हो गया, एक मतलब चलो चोरी 1 रुपये की हो या 10 रुपये की हो, चोरी तो चोरी है, ये कैसे कह रहे हैं कि जनाब आप सूद हलाल है। फिर उन्होंने उसकी तोजी पेश की। अच्छा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या तोजी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ मलेशिया में भी उनके लिए मसाइल क्रिएट हुए, क्योंकि जब वो मलेशिया में रहे वहाँ उन्होंने ऐसी बातें की कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा भाईजान हाथ जोड़ो जाओ आप यहाँ से, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बड़ा मोतदिल माशरा है। वो लोग ना एक्सट्रीमिज़म को लाइक नहीं करते किसी किस्म का भी। वो कहते हैं आप मुसलमान हैं ठीक है, हमारे पास क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ चाइनीज़ भी रहते हैं, हर बंदा अपने अपने मज़हब पे चल रहा है, आप ज़्यादा अपना मज़हब ना फैलाएं, आप जाएँ यहाँ से। तो वहाँ से निकल के वो कनाडा चले गए, कनाडा गए, अमेरिका, दोनों जगह वो शिफ्ट होते रहे। तो वहाँ जाके उन्होंने जब देखा, कनाडा अमेरिका को स्टडी किया, तो उन्होंने ये जब वहाँ का माशी निज़ाम समझा, तो उनका अगला फतवा आया वहाँ जाके, और वो ये था कि उन्होंने कहा जी किसी किस्म का भी जो वहाँ पर मकानों का लेन देन है वो हराम नहीं है, वो सूद नहीं है, वो सूद में नहीं आता। तो उन्होंने कहा हर किस्म के जो आप मकान इस तरह के जो बैंक से लेते हैं वो जायज़ हैं। ये उन्होंने अपना फतवा टोटल चेंज कर दिया। उसके बाद जो ताहिरुल कादरी साहब है उनका भी यही मामला था कि ताहिरुल कादरी साहब भी यहाँ पर थे पाकिस्तान में तो कतन हराम था। ये कनाडा शिफ्ट हुए, वहाँ जाकर जब उन्होंने निज़ाम समझा तो उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल हराम नहीं है, ये एक्चुअली सही है फॉर्म। अब मैं आपको आता हूँ इस तरफ कि उनकी लॉजिक क्या थी इस बारे के अंदर। अच्छा, इस बारे में वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम का रिबा का कॉन्सेप्ट था वो ये है कि रिबा जो है ना वो ऐसी चीज़ के ऊपर है कि आप जब मैं आपको लेट्स से कि मैं आपको पैसे देता हूँ 1 लाख रुपया, आपने शादी करनी है, आपने कोई बिज़नेस करना है, आपने कोई वट एवर जो आपने स्पेंड करना है पैसा, मैं आपसे पूछता नहीं हूँ कि भाई ये लाख आप ले लो, मैं आपसे कहता हूँ मुझे 1,25,000 रुपया आपने देना है भाई, साल के बाद 25,000 ऊपर देना है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो।
तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये कतन हराम है कि आप जब किसी को ऐसे पैसे दो और उसका एक फिक्स कर लो टाइम और कहो कि जी मैं पूछूंगा भी ना आपसे कि आपने कुछ भी ज़रूरत हो सकती है आपकी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको पैसे को किसी को दे रहे हो, 1 लाख रुपया आपने किसी को दिया है और आप ये कहते हो कि वो बंदा ये कहता है, आप उसे पूछते हो कि तुमने क्या करना है, वो कहता है जी मैंने मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो आप कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें 1 लाख की मोटरसाइकिल लेके देता हूँ। उस 1 लाख की मोटरसाइकिल की कीमत आज 1 लाख रुपया है, 1 साल के बाद कितनी होगी? आप पाकिस्तान में जिस तरह इन्फ्लेशन से पैसे बढ़ती हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चलो जी 20,000 25,000 बढ़ेगी, तो मुझे उतने पैसे वापस दे देना। तो ये एक रिबा नहीं, ये रिबा में नहीं आता, सूद में नहीं आता, ये एक बिजनेस है। तो आप बेसिकली आप जो पैसा वो बाइक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो उसकी प्राइस है बाइक लिख दे रहे हैं, तो 1 साल बाद होगी प्रॉफिट वो आपको से देगी ये। हाँ जी, वो कहते हैं एज लॉन्ग एज कमोडिटी है, मतलब इसका मकसद, मैं मोटरसाइकिल की एग्जांपल देने का मकसद ये कमोडिटी है। कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो खाली कोई भी चीज़ हो सकती है। इट्स नॉट कि आप उसमें आपने सिर्फ वो पैसा, उसका मकसद ये है, बुनियादी इस्लाम का उसूल उन्होंने ये समझाया इन दोनों उलमा कराम ने अपनी किताबों में, कि बुनियादी मकसद ये है कि आपने वो पैसा स्पेंड नहीं करना, इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ के अंदर, किसी कमोडिटी के अंदर। वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेंड नहीं होगा। मसलन स्पेंड ये होता है कि आप लोगों ने आज शाम तक वो पैसा खर्च लिया, अब आपको नहीं पता वो किधर गया। जब तक ये चीज़ पड़ी यहाँ पर, इसमें इन्वेस्ट है, ये ठीक है। ये उनका मकसद था कहने का। इस मकसद से उन्होंने कहा कि आप अब बैंकों से जो पैसा ले रहे हैं, वो उन्होंने कहा ये ठीक है उन बैंकों से वहाँ के, क्योंकि उन लोगों को श्योरिटी ये होती है। असल इस्लाम ये कहता था ना कि भाई आपके पास अगर वो पैसे वापस मांगेगा तो कैसे दोगे, और वो चीज़ बेचोगे तो पैसे दे दोगे, चीज़ तो आपका मौजूद है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को आसान कर दिया। लेकिन कहने का मकसद ये, वो यहाँ पर जब थे ना, समझे नहीं थे इस बात को, क्योंकि वो निज़ाम को, पाकिस्तान का ना हाइब्रिड निज़ाम है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इस्लामी बैंकिंग भी चल रही है, यहाँ पर कन्वेंशनल बैंकिंग भी चल रही है, मुशारका मुदारबा कंपनियाँ भी चल रही हैं, यहाँ लीजिंग भी चल रही है, या बहुत चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। क्योंकि हम लोग खुद कन्फ्यूज़ हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता लग सका 70-75 सालों में कि हमने इंग्लिश को मीडियम अपना बनाना है कि उर्दू में बनाना है। यहाँ पर आज हम अभी भी कन्फ्यूज चल रहे हैं। यहाँ हमें ये नहीं पता कि हमें सूद एक्चुअली है क्या, सूद हराम कौन सा है, हलाल कौन सा है। जी क्या कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। तो ये देखें ना कि पहली बात ये कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा ना खुद ये कॉन्सेप्ट बहुत देर तक क्लियर नहीं था। जब मैंने वहाँ पर मैं गया तो मैंने देखा कि यार ये लोग अमीर किस तरह हैं। आप अपने लोग अपने इर्द गिर्द जब आप देखोगे ना, जो CEOs हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी, यहाँ पर इवन गवर्नमेंट को देख लो, ये जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने कल बसंत करवाई है, जो आप लोगों ने 3-4 दिन एंजॉय भी की होगी, चीरे भी आए होंगे सबको मुझे तो आए हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो बसंत भी जो थी, जो पैसा लिया गया सारा, वो बैंकों से उठाया गया, सूद पे उठाया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोइंग कर रही है बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से उठाती है पैसा और आप पे खर्चती है। तो आप सब लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। कोई भी ना सोचे कि जी मेरे सड़क बन रही है तो ये शायद मेरे पैसों से बन रही है। आप लोग कुछ नहीं दे रहे बैंक गवर्नमेंट को। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बैंकों से उठा रही है और आप पे लगा रही है, और फिर बैंकों को किस्तें दे रही है। आप IMF का नाम सारा जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। वो कौन पाकिस्तान को, वो क्या अल्लाह वास्ते पैसे देता है? वो सूद पे पैसे देता है भाई। वो पाकिस्तान, और हम सब उसी पैसे से पाल रहे हैं। आप मुल्क तो चले ही ना, आपका एक दिन बंद हो जाए, जहाज़ बंद हो जाए आपके सारे आना पाकिस्तान के अंदर, ये सब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, अगर ये मामला चल रहा है। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, वो हमें पैसे देता है, सूद पे देता है। तो लिहाजा पूरा मुल्क चल रहा है इसके ऊपर। ये जितने आपको पहाड़े पढ़ाए जाते हैं इस तरह के कि जी ये सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जिहाद करें, या ये करें या वो करें, इन द बॉटम लाइन आप देखेंगे हर चीज़ एक्चुअली 40 सिस्टम के तहत रही है, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम ये है। अब आपने समझना है कि सूद है कहाँ पर और सूद नहीं है। वो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, आप अंदर से, दिमाग से, दिल से क्लियर हों। तो जैसा मैंने अभी बताया कि कमोडिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आपके पास एसेट क्लास मौजूद है, जब भी आप उसे रियलाइज़ करवाएंगे। अच्छा, वो फिर आपको पता ही है कि एक एसेट वो होते हैं जो डेप्रिशिएट करते हैं। मतलब मोबाइल है, ये डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है ना। कुछ एसेट क्लास डेप्रिशिएट करती हैं, कुछ जो हैं वो नहीं करती। तो आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें मेनली, जहाँ पर वो डेप्रिशिएट नहीं करती, अप्रिशिएट करती हैं, मतलब पैसों में बढ़ती हैं अपने वक्त के साथ साथ। गोल्ड एक गुड कमोडिटी है, आप कर सकते हैं उस पर। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है गोल्ड में कोई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क है। अभी नीचे भी आया है, 5,700 पे गया था मेरा डॉलर। तो जी 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 निकले
जी जी जी, पूछें पूछें पूछें। यही पूछना था कि आप किसके थ्रू गए थे, और बाकी देखिए ना हम भाई आप स्टूडेंट बैठे हैं और हम ये खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एज स्कॉलरशिप के थ्रू जाएं, वहाँ पे जॉब करें, स्टडी करें और ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करें, तो हमें थोड़ा सा आप बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ इस तरफ भी। ये थोड़ा सा मैं सूद को थोड़ा सा पहले क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं इस पे ना। मैं आपको बताता हूँ 20 सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा, उसमें ना जो आप लोगों को अपने ज़हन में एक बात बिठानी है कि आप लोगों के सबके फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, अपने अपने हल्का अहबाब होगा, सहेलियाँ होंगी, मतलब यू नो व्हाटएवर। तो आप लोगों को लेट्स से कि कल आपने अपने बेस्ट दोस्त को ज़माना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? चाहे 10 साल से आप उसके साथ खाने खा रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, समोसे पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन आपने उसको ये कहना है जाके कि मुझे यार 20 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड का आखिरी दिन होगा, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच यार, इससे मिलना ही छोड़ दो। ठीक है ना? तो नहीं, पैसे आप मांग लें किसी से भी, आप आजमाती नहीं है, ये गुड स्ट्रेटेजी है। कहती मैं दोस्त को आजमाइश भी नहीं डालती। बिल्कुल 20 लाख कौन देगा किसी को? देने वाले दे देते हैं। अच्छा अच्छा जी जी। सर मेरा ये पूछना था कि ये जो डेप्रिसिएशन है ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस हैं या किसी भी चीज़ की हम लेते हैं, वो सारी डेप्रिसिएशन होती है रिस्पेक्ट की ये गोल्ड या लैंड, तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। हाँ, एंड आपने कहा कि हम साथ थोड़े ही जो है वो पैसे सेव करते हैं भाई, अगर और हमारी जो इनकम भी इतनी नहीं होती कि हम डायरेक्टली लैंड को या फिर गोल्ड को परचेज कर सकें, तो विद मिनिमम सेविंग्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू परचेज? नहीं, मैंने इसको आपको बताया, शुरू में बताया था ये बात कि आपने जो इन्वेस्ट करना है ना, देखें आप किस में, आपका क्या रुझान है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो? मतलब क्या आपका जहन में है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? नहीं, आपके कोई जहन में प्रोडक्ट है अभी तक के नहीं है, चले नहीं है, लेट्स से कि आप गोल्ड में करना चाहते हो। अब आपके पास 5 लाख रुपए हर बंदे के पास नहीं है कि वो 5 लाख में गोल्ड में इन्वेस्ट करे जाके, तो मैं आपको 5 लाख का गोल्ड नहीं लेने का कह रहा, मैं कह रहा हूँ 250 रुपये से भी गोल्ड में इन्वेस्ट हो सकता है, 250 रुपीज़ से। वो इस तरह हो सकता है, बताया मैंने कि ब्रोकरेज का अकाउंट खुलवाओ और गोल्ड के इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपके पैसे भी ऊपर जाएंगे ना। इंडेक्स में करने का मकसद ये है कि आपने गोल्ड नहीं खरीदा, गोल्ड का शेयर खरीदा है, ये है इंडेक्स। कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, अब लेट्स से आप कहते हैं प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट करना है, मेरा रुझान है मैं प्रॉपर्टी में, तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं ये सारी स्टॉक लिस्टेड हैं, इनके स्टॉक मार्केट में फ्लोटेड हैं, आप उनके स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। आपको लगता है बड़ा ग्रुप बैरिया टाउन है तो बीटी प्रॉपर्टीज में कर दो इन्वेस्ट। आपको लगता है डीएचए है तो डीएचए के अंदर, डीएचए का प्लॉट नहीं लेना जाके, डीएचए का जो इंडेक्स है उसमें करना है, उसमें आप 300 रुपये से भी कर सकते हैं, 400 रुपये से, 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि आप वो उसको एक्चुअल गोल्ड लेने का जब हम बात करते हैं तो गोल्ड में नहीं बात करें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सीजन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बढ़ेंगी पाकिस्तान में, तो जैको का शेयर खरीद लो। जो निशात मोटर्स है ये लाया ना जैको को, तो जैको और ओमाडो जो गाड़ी उन्होंने एक और जो दी है उसका शेयर खरीद लो। गाड़ी तो नहीं खरीद सकते, करोड़ रुपये की गाड़ी है, तो गाड़ी की अगर अभी लॉन्चिंग करोड़ की है और 6 महीने बाद 1.25 करोड़ की होगी तो शेयर भी पीछे से बढ़ेगा। ये मैं आपको बता रहा था कि थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट करते जाओ अपने इस तरह से, ताकि वो आप सिर्फ अपनी इन्फ्लेशन को बीट करो। वो जो 250 कमेटी डालनी है ना, वो 250 यहाँ कमेटी डाल लो। तो ये मैं आपको समझा रहा था उस वक्त। अच्छा, वापस आते हैं, वो जो हम बात कर रहे थे ना, आपको क्लियर, मैं इसमें क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि अपने आप लोग अपनी ज़िंदगी में, मैं जो फ्रेंड की बात कर रहा था कि फ्रेंड आपके आजमाए जाते हैं जब ये चीज़ होती है कि जनाब आप जब किसी से पैसे मांगते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कोई पूछता है ना कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और मुझे कोई, हम मजमून भी लिखते थे माय बेस्ट फ्रेंड का, जो बड़ा एक्चुअली हेल्पिंग मजमून होता है माय बेस्ट फ्रेंड का, तो वो अगर मुझसे आज को लिखवाए ना तो मैं लिखूंगा मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। कौन है आपके ख्याल से? अच्छा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी बैंक, सबसे बेस्ट फ्रेंड है बैंक। आप लोग अभी भी इस कैपेसिटी में जो आप लोग बैठे हैं ना, आज भी अगर आप लोग थोड़ी सी अपने आप को मैनेज करके ना किसी भी बैंक के पास जाए ना, तो ईच वन ऑफ यू मे बी कैन गेट 10-20 lakhs फ्रॉम द बैंक, आइदर इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, आइदर इन फॉर्म ऑफ मनी और लोन। तो फिर आपका बैंक सबसे अच्छा फ्रेंड ना हुआ।
मतलब अगर आपका कोई दोस्त आपको मतलब 10,000 देने को रेडी नहीं है, बैंक आपको 10 लाख का क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 2 लाख का दे दे या 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दे, तो आपको तो बेस्ट फ्रेंड वो बैंक ही हुआ ना। नहीं, वो तो दोस्त को कहां से करना था, वो तो बात नहीं कि वापस कहां से करें, लेकिन आपको आज के दिन पैसे तो बैंक दे सकता है ना आपकी जेब में, वो तो आपकी बेवकूफ़ी है कि आप खर्चते जाके उसको। अच्छा, बैंक आपको जो पैसे दे रहा है, अगर आपका दोस्त आपको देगा ना, अगर आपको लेट से कोई दोस्त दे भी देगा, वो आपसे ना यार वो पैसे दे दो यार, या वो आपसे तकाजा करेगा, या ये करेगा कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी उसकी कि यार अब आप उसको बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, आप उसको जनाब बड़ा फादरी फिगर बना लेंगे अपनी, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए हैं, आप उसके आप कर्जदार हैं। बैंक ने कभी दरवाज़ा खड़काया आगे आपका कि जी वो साढ़े पैसे दे दो, वो आपको क्रेडिट कार्ड देता, कहते जहाँ मर्जी खर्चो जाके, या आपको लोन देता है तो कहते ठीक है जी वो आपके पैसे हैं, ये आपसे कोई तकाजा नहीं होता बैंक का। बैंक सिर्फ आपसे कहता है हमारी किस्त टाइम पे वापस कर दो, बस मैं इससे हैप्पी हूँ। तो आपका फ्रेंड सबसे अच्छा बैंक है। आप सब लोग अपने अच्छे अकाउंट्स बैंकों में खिलाओ और आज से ही कोशिश ये करो कि ज़िंदगी में बैंक से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखो। बैंक आपकी ज़िंदगी में हर जगह हेल्प करेगा, आपको कहीं पर भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ा होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड के तौर पे। अगर आप ये समझो कि बैंक मेरा दुश्मन है या बैंक को देख के आपको मतलब कुछ होगा, तो वो गुड नहीं है। ज़िंदगी में ग्रो करना है तो बैंक को साथ लेके चलो। जितने भी यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मैंने आपको बात बताई है कि वो भी बैंकों की मोहताज हैं, IMF वर्ल्ड बैंक की मोहताज इसलिए कि वो बैंक्स हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं, सारी बड़ी कंपनीज, वो सब बैंकों के कर्जदार हैं और बैंकों के साथ काम करते हैं, बड़ा क्लोजली काम करते हैं। बैंक्स के साथ वो काम नहीं करेंगे, उनको अपना दोस्त नहीं समझेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने आइंदा कभी भी बैंक को दुश्मन नहीं समझना, और उसको दोस्त समझना, और वो भी बेस्ट फ्रेंड समझना है। अपने बैंक मैनेजर से जाके अगर आप उसको ईद के ऊपर जाके, या रबी रमज़ान आ रहा है, उसे जाके थोड़ी खजूरें दे आएंगे ना, तो वो खुश हो जाएगा आपसे। उसको कोई क्लाइंट खजूरें देने नहीं आएगा, लेकिन आप जाएँ, आप मिलें, आपके सर मैं आपके लिए खजूरें लाया था, ईद आ रही है और मतलब रमज़ान आ रहा है, ईद से पहले कुछ को गिफ्ट दे दें छोटा सा, इट विल जस्ट मेक योर रिलेशनशिप बेटर विद हिम। आप जाते हो उसे कहते हो सर साइन कर दें, ठप्पा लगा दें, ये चेक क्लियर करा दें, ये भी तो चीज़ें करते हो ना। तो जब आगे खजूरें ले जाओगे आधा किलो, तो क्या जाता है, वो उसको खुश हो जाएगा, आपका नाम उसको जेहन में रहेगा, आप उसके दिमाग में रहेंगे। और आपको ये शायद पता है या नहीं पता कि जो बैंक मैनेजर्स होते हैं, इनके पास स्वाबदीद होती है, इनके पास इनके इख्तियारात होते हैं। वो अगर आपका 5 लाख का कर्जा अप्रूव कर सकता है तो वो 7 भी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का जब रिलेशनशिप बनेगा एक किसी भी सतह के ऊपर बैंक के अंदर उसके मैनेजर के साथ, फिर आप उनके अच्छे क्लाइंट बन जाएंगे। अच्छा क्लाइंट बैंक का कौन होता है? जो उनसे पैसा ज़्यादा लेता है, वो नहीं होता जो पैसा ज़्यादा रखवाता है, पता है आपको? क्योंकि जो पैसा रखवाता है उसको तो बैंक पैसे दे रहा होता है, और जो पैसा लेता है बैंक से वो तो बैंक को पैसे दे रहा था कमा के। तो बैंक का अच्छा क्लाइंट वो होता है जो बैंक से पैसे लेता है, वो नहीं होता जो बैंक को देता है। तो बैंक हमेशा उस क्लाइंट को लाइक करता है जो बैंक से पैसे लेता है और टाइम पे वापस करता है। बैंक की सिर्फ एक ही डिमांड होती है, भाई पैसे मुझे ये लो, मुझे 1 तारीख का मतलब है 1 तारीख पैसे अकाउंट में होने चाहिए, सेकंड नहीं पड़नी चाहिए। बस इतना सा रिलेशनशिप अगर आपने डेवलप कर लिया बैंक के साथ, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, आप सारे ऊपर जाएंगे। अच्छा, मैं आता हूँ जो बेटी ने क्वेश्चन किया है कि बाहर किस तरह जाया जाए ना, और ये कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मैं स्कॉलरशिप पे नहीं गया था टू बी ऑनेस्ट। उस वक्त यूके में ये था कि एट दैट टाइम हमें ना ऑफ़र आई थी वहाँ से अनकंडीशनल विदाउट पेइंग एनी फ़ीस। तो मैंने तो कोई फ़ीस पे नहीं की थी उस वक्त जब यहाँ से मैं गया था। तो मुझे सिर्फ उन्होंने अनकंडीशनल लेटर भेजा था यूनिवर्सिटी ने, उसके ऊपर मेरा वीज़ा लग गया था, सिर्फ वीज़ा फ़ीस लगी थी यहाँ से। फिर जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ जाके मैंने अपनी जॉब से कमा के पैसे दिए हैं सारे यूनिवर्सिटी के फ़ीस। अब मतलब मैंने कोई पैसा यहाँ से पाकिस्तान से नहीं मंगवाया। ये तो मेरी स्टोरी है छोटी सी, लेकिन अभी आज के दिन में ये मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि फ़ीसें ज़्यादा बढ़ गई हैं वहाँ पे, लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं और जॉब्स भी कम हैं। क्योंकि अभी इन्होंने ब्रेक्सिट के बाद यूके ने ख़ास तौर पे ना जो वहाँ पर थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा है कि यूनिवर्सिटियाँ महंगी हैं और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो इतना लाइक नहीं करते। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं। मसलन इस वक्त जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो आपको जर्मनी दे रहा है। जर्मनी में अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप लोग आराम से जर्मनी जा सकते हैं फुल स्कॉलरशिप्स के ऊपर, और वो आप लोगों को भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, गुड पासपोर्ट है दुनिया का। अल्टीमेटली वो आपको सेटलमेंट की तरफ भी ले जाते हैं। इसी तरह ही जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं ना, जो एस्टैब्लिश नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, अगर आप लोग कोशिश करके किसी की भी लैंग्वेज सीख लेना तो आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मसलन नॉर्वे इज़ अ वेरी गुड कंट्री, आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखें। अगर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख लेते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपको फ्री पढ़ाएंगी और फ्री स्कॉलरशिप्स देंगी और फ्री आपको वहाँ पर अकोमोडेशन देंगी, सब कुछ देंगी। लेकिन वो कहते हैं कि लैंग्वेज आती हो। यहाँ पर किसी ने मुझे बताया था, यहाँ पर ये जो है ना फोर्ट्रेस स्टेडियम, उसके पास को उनका एक्चुअली इंस्टीट्यूट है जहाँ वो फ्री पढ़ाते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता कि वो कौन सा है, लेकिन मैंने किसी से जिक्र करा था तो उन्होंने कहा सर वहाँ पर एक फ्री इंस्टीट्यूट है नॉर्वेजियन एम्बेसी का, जहाँ वो नॉर्वेजियन पढ़ाते हैं। तो आप लोग
वहाँ पर जाके सीख सकते हो। इसी तरह स्वीडिश है, स्वीडन लैंग्वेज, स्वीडन में जो बोली जाती है स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, आप स्वीडिश सीख लो। ये भी एक ऐसी लैंग्वेज है, क्योंकि ये छोटी लैंग्वेज है ना, तो इन लोगों क्योंकि स्वीडिश लैंग्वेज सिर्फ स्वीडन में बोली जाती है, वो पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती। तो अगर आप ऐसी लैंग्वेज जब सीख लेते हो ना जो किसी मुल्क से स्पेसिफिक होती है, तो वो मुल्क की आप खुद ज़रूरत बन जाते हो। क्योंकि आप लोगों के पास टैलेंट ये है कि आप लोग इंग्लिश में भी हल्की फुल्की बात कर सकते हैं, सारे समझ सकते हैं, आपको उर्दू में भी समझ आती है, आपको पंजाबी भी समझ आती है, तो आपके पास स्वीडिश लैंग्वेज आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो स्वीडिश, नॉर्वेजियन लैंग्वेज, इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन और एंड स्पेनिश, ये बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो ज़्यादा नीच लैंग्वेजेस हैं, जो ज़्यादा लोग नहीं सीखते ना, वो ये वाली लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैंने कहा स्वीडिश, नॉर्वेजियन। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप लोगों के स्कॉलरशिप मुझे पता है इन कंट्रीज़ के अंदर ईजिली हो रहे हैं, और लोग जा रहे हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ये आप कर सकती हैं। अलबत्ता फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स जो हैं अमेरिका के भी अवेलेबल हैं, यूके के हैं, लेकिन यूके के जो आता है चेवरन स्कॉलरशिप एक आता है, चेवरन आपने शायद उसको सुना हो। चेवरन को अगर आप देखेंगी तो वो आप उसकी देखें अगर आप क्राइटेरिया पूरा उतरती हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल है वो। हाँ वो तो लीरा है और लीर हुआ है, तो ये है वहाँ का सिस्टम ना। तो ये है जनाब, मतलब ये मेरे एक सेंस में तो ये चीज़ सारी आपको ये बताने के लिए है कि आप लोग अपने फाइनेंसिस को आज से ही मैनेज करके चलें। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये किसी ने नहीं शुरू करनी है, आप लोगों ने ही खुद शुरू करनी है, आप लोगों ने खुद चलना है। और इसको जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो एक स्टेज आएगी कि आप लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। ये चीज़ें अचीव करना लाइफ में आप लोगों के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। अगर आपका टारगेट इस चीज़ पे होगा कि यार हमने आज से ही अपने पैसों को मैनेज करके चलना है, चाहे वो 200 रुपये जैसा मैंने कहा ना, कुछ भी है जो भी आपके पास है, और अपनी सेविंग को हमेशा इस तरह से गिने कि मैंने पहले सेविंग करनी है बाद में खर्चा करना है, नॉट कि पहले खर्चा करना और बाद में सेविंग करनी है। हमेशा पहले सेविंग करें, अपनी एक पार्ट अपनी इनकम का 25% तो निकाल के पीछे रख लें, और फिर उससे जो ग्रोथ हो उसमें उसको जब वो लेट्स से उसमें से अगर 100 रुपये बन जाता है तो उसका फिर 20-25% आप ऐसे एसेट्स में खर्चें, ऐसी एसेट्स क्लास में खर्चें जो आपकी एसेट्स आपको फिर इनकम कमा के दें। पता है आपको इस बात का भी कि आप इनकम अपनी मनी से भी मज़ीद पैसे बना सकते हैं, तो आप उसको मज़ीद पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अपनी ज़िंदगियों को मैनेज करना भी और आगे चलना। यार आप भी स्टॉक जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हाँ उनके चले जाएँ, वहाँ बहुत से ब्रोकर्स हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हर एक का थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। कोई 50,000 से अकाउंट खोलता है, कोई 10,000 से अकाउंट खोलता है, आपको जो सूट करता है आप उस पर खोल लें, क्योंकि हर एक का डिफरेंट है क्राइटेरियाज। नहीं वो आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं है, देखें कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप वो जो 200 रुपया आपको फ़ायदा हो रहा है वो आप निकालें ना, वो दोबारा री इन्वेस्ट होने दें, वो तो पैसा आपकी सेविंग में पड़ा हुआ है ना। आप उसको 200 को निकालेंगे तो आप तो चाय पियेंगे उससे बस, लेकिन वो अगर 200 पड़ा रहेगा उसके अंदर तो वो आप 5200 के ऊपर आप ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट मंथ आपका जो प्रॉफिट होगा वो 225 होगा, 25 रुपये बढ़ेंगे उस पर, उससे जो नेक्स्ट होगा ना वो 300 रुपया होगा, क्योंकि वो आप उसको रहने दे रहे हैं ना, बीच में आप उसे री इन्वेस्ट करते जाएँ। ये नहीं कि 5,000 इन्वेस्ट कर लिया तो उसको निकालते रहे, बाद में 200 रुपये करके खाते रहे, ये थोड़ी करना है। वो मैं यही बता रहा था आपको कि आपने एक दफ़ा जो एसेट क्लास डेवलप करनी है अपनी, उस एसेट को ग्रो करने देना है, फिर उससे निकाल के एक ऐसा एसेट लेना है जो आपको पैसे देगा आपकी डे टू डे इनकम के लिए। वो अभी नहीं देगा इनिशियली, लेकिन ये पहले आपने सिर्फ इन्वेस्ट कर लेना है। फिर जब आपकी इतनी क्लास बन जाएगी उससे अब कैसा लेंगे जो अपने खर्चे के लिए होगा। मसलन एग्जांपल ये कि आपने लेट से गाड़ी लेनी है, 1 करोड़ पे आप लोगों के पास है, आ गया 1 करोड़। अब आप कहते हैं यार मैं क्या करूँ, 1 करोड़ आपने यही जो 5-5 हज़ार जोड़ा था ये 1 करोड़ बन गया। अब आपका टाइम आया कि अब आप 1 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वो 1 करोड़ निकलवाएं जाए गाड़ी ले लें, दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका 1 करोड़ जो है वो आपको हर महीने 2-4-5 लाख रुपये दे रहा है, तो आप जाएं अगेन बैंक के पास कहेंगे मुझे गाड़ी दे दे, गाड़ी देगा आपको, आप उसमें से 5 लाख रुपये जो आ रहा है दे ही जाएँ। अब आपका एसेट 2 बन गए, गाड़ी भी आपकी बन गई है, कुछ अर्से बाद आप गाड़ी के भी मालिक होंगे, वो 1 करोड़ भी वहीं का वहीं पड़ा होगा। तो वो जो आपने जब खर्चा करना शुरू करना है ना, वो तब है जब वो एसेट क्लास आपको इतना पैसे देगी कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकें। तो वो एसेट को इतना बढ़ने देना, पहले वो 250 रुपये से तो 5,000 से तो कुछ नहीं ना दुनिया में होना, लेकिन 5,000 आपको शुरू तो करेगा ना कहीं से। वो 5,000 अगर आप लेट से 5,000 रुपये अभी हर महीने डालते हैं। अभी मैं पिछले दिनों में एक प्रोडक्ट देख रहा था, यहाँ पर आदम जी की एक आदम जी जो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी है उनकी एक प्रोडक्ट थी कि जिसके अंदर ये था कि अब उसमें उन्होंने, मैंने जो पढ़ा उनका बड़ी अच्छी तफसील थी। उन्होंने कहा आजकल एवरेज फीस जो किसी बच्चों के स्कूलों की प्राइवेट की 25,000 रुपये महीना है। 25,000 रुपये महीना लोग बच्चे के स्कूल की फ़ीस देते हैं कितने, 10 साल, जो 10 ईयर्स का उसका स्कूल का पीरियड है। उसके बाद उसकी
अगर 6 साल जो उसकी है ग्रेजुएशन तक और फिर 2 साल यानी कि 18 साल आप उसके पैसे देते हैं। लेट्स से आप एवरेज लगा लेंगे 25,000 या बच्चे का ऊपर खर्च रहे हैं हर महीने 25,000 रुपीज़। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि 25,000 रुपीज़ अगर आप ये बच्चे, और उसके बाद नौकरी कितने की लगती है उसकी पाकिस्तान में अगर वो रहता है तो ठीक है ना, इतनी अगर आप वो बहुत छलांग मारे चले लाख रुपए लगा लेंगे, लाख रुपए की उसकी नौकरी लग जाती है। अच्छा वो 25,000 आपने खर्चा पिछले 18 साल हर महीने, और वो उसके बाद अगले, अच्छा उसके बाद जो उसकी कैपेसिटी होती है कमाने की बंदे की वो कितनी होती है एक इंसान की, लेट से वो 25 साल की उम्र में शुरू करता है जॉब, तो यहाँ पाकिस्तान में रिटायरमेंट 60 ईयर्स की है, तो उसके बाद 35 साल हैं कमाने के लिए। 18 साल आपने 25,000 रुपये महीना दिया, उसके बाद लाख रुपये महीना वो कमा रहा है, और अगले कितने साल 35 साल, तो 35 लाख रुपये वापस आए आपको। 35 लाख तो नहीं मतलब 35 सालों के पैसे रिटर्न आ गए। वो उन्होंने कहा कि अगर आप यही 25,000 रुपये हमारे साथ इन्वेस्ट करें, ये उसमें लिखा हुआ था उनके ब्रोशर में आदम जी के, उन्होंने कहा अगर आप 25,000 रुपये हर महीने हमारे साथ इन्वेस्ट करें 18 सालों के लिए, अगले 40 साल तक हम आपको 2 लाख रुपये महीना देंगे। 18 साल के बाद 2 लाख रुपये महीना देंगे, और 40 साल के बाद 2 करोड़ रुपया कैश भी देंगे आपको। अब आप सोचें कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और ये इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से पे बैक कर सकती हैं। तो आपको वो 25,000 नहीं तो 5,000 से शुरू कर लें, आप 2,000 से शुरू कर लें। मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्योंकि यहाँ काम नहीं करता, पाकिस्तान में मेरा कोई काम नहीं है, मैं इंग्लैंड में ही काम कर रहा हूँ सारा, तो मेरे पास वहाँ के मुताबिक प्रोडक्ट्स में नहीं हैं। मसलन मैं आपको वहाँ बड़ी प्रोडक्ट्स बताता हूँ जो हमारे पास वहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं। वहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि जिस तरह, क्योंकि मैंने बताया हमारा जो लोन होता है ज़्यादा वो हाईली लिवरेज्ड होता है, जिसको मैं कहता हूँ लिवरेज का मतलब ये है कि हमने डेट्स लिए होते हैं ज़्यादा वहाँ, डेट्स कर्जा जिसे बोलते हैं आप पाकिस्तान में। कर्जा से हमें बहुत डराया जाता है कि जी कर्जा जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, कर्जे से बचो। पर मैं कहता हूँ कि जिसके पास कर्जा नहीं है ना वो बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि कर्जा आपको जब आप लेंगे तो आप उसे गुड डेट बनाएं, अपना बैड डेट ना बनाएं। जो बैड डेट है ये कि आप लोगों ने लेके अगेन वही खर्च लिया। आपने अगर उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट कर लिया है और आपने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इन्वेस्ट कर लिया है तो आपसे बड़ा सक्सेसफुल बंदा कोई नहीं है। आप लोगों को बैंक बहुत बड़ी फेवर दे रहा होता है जब आपको वो एक चीज़ जो 1 साल के बाद 2 करोड़ की है वो आज आपको 1 करोड़ में ले दे देता है। लेट्स से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या सोचते हो कि मैंने वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, आपके पास क्या स्किल है। तो हम यूके में ये करते हैं कि हमारे पास भी हैविली डेट्स जो है ना वो होते हैं कंपनीज के ऊपर, जो जितने भी स्ट्रक्चर है। लेट्स से कि मेरा 5 मिलियन पाउंड का डेट है मेरे ऊपर, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब 5 मिलियन पाउंड मैंने पे ऑफ कैसे करना है कि मैं उनको पे ऑफ करूँ, उसके अगेंस्ट हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हम वहाँ उसके अगेंस्ट 2 चीज़ें करते हैं। एक तो उसको इंश्योर कर लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी डेथ होती है तो मैं क्योंकि की पर्सन हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा कर्जा पे कर देगी। मेरी इंश्योरेंस कंपनी मेरा पूरा कर्जा 5 मिलियन पाउंड पे कर देगी। सेकंड मैं उसे ये करता हूँ कि उसी पैसे में से हम निकाल के जो हमें इनकम दे रहा होता है हमारा एसेट्स, वो इनकम को हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, जो कि तकरीबन 7-8% की रेशो से हर साल बढ़ रहे होते हैं। अगेन वही कि वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए 5 मिलियन बन जाएगा, हमने कैलकुलेट किया होता है कितने अरसे में, उतने पैसे हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो वो हमारे पास अगर मेरे पास वो कर्जा रियलाइजेशन करने के लिए टाइम पूरा नहीं भी है, लेट्स से कि वो कर्जा मुझे कहते हैं कि जी आप 5 साल बाद दें, तो मेरा जो बॉन्ड आ रहा है वो 15 साल के बाद मैच्योर हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो 15 सालों का जो थर्ड पार्ट है ना वो मैंने उसको बैंक को बता दिया ऑलरेडी कि ये मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, तो ये आप देखो मैंने प्रोडक्ट ली हुई है, तो ये मेरे पास हैज्ड है ऑलरेडी, पैसा ये मेरा ऑलरेडी हैज्ड है इतना, यानी कि मेरे पैसा जो कमा रहा था उसी से मैं बॉन्ड के पैसे दे रहा हूँ, वो बॉन्ड मेरे वापस कर रहा है उसी पैसों को जो मैंने बैंक से लिया था। समझे बात? बैंक से आपने पैसा लिया, आपने उससे कोई इनकम बनाई, वो इनकम बना के आपने इन्वेस्ट कर दी कहीं और वो ही इनकम आपका कर्जा वापस पे कर देगी। दिस इज सिंपल वर्ड्स, इस तरह चल रहा होता है। तो अगर आपने कर्ज की साइकी को या डेट को समझा सही तरह से और इसको मैनेज कर लिया ना, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये हमें सेंस नहीं समझाई जाती। आप लोग फाइनेंसिस को स्टडी करें, अपनी जो स्टडी कर रहे हैं साथ साथ उसके साथ साथ फाइनेंस को, मनी की साइकोलॉजी को समझें कि किस तरह काम करती है, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी आप सब लोगों की बेहतरी है। तो अपने आप को आज से इस मोड में ले आए कि आप लोगों ने ना मतलब मनी को ग्रो करना है, अपने साथ साथ खुद भी ग्रो करना है, मनी को भी ग्रो करना है इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म बता दें, क्योंकि आपने ना काफी मोटी टर्म्स बताई है, बंदा ये लर्न करना चाहे तो प्लेटफॉर्म। यार ये सारा कुछ आजकल अवेलेबल है चीज़ें, मतलब ये कोई इतनी ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं है कि जो आपको, मतलब मेरा ख्याल तो अवेलेबल है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आप लोग अपने आप को एजुकेट करें, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करना शुरू कर दें। आप चैट जीपीटी है यार, मेरे से क्या पूछना, आपने चैट जीपीटी से पूछें।
हाँ आप नहीं, आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करें सबसे अच्छा। तो चैट जीपीटी के पास इतने अच्छे अच्छे टूल हैं, एआई जो ये ओपन एआई है, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप उसे बताएं कि जी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप बातें किया करें। चैट जीपीटी तो मेरा भी फ्रेंड बन चुका है अब तो, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप सब लोगों को अपना दोस्त होना चाहिए। वो उससे बातें करें, उसको बताएं, उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, उसे क्वेश्चन पूछें, वो आपको जवाब देगा इस चीज़ के। 10 तो इंक्वायरीज फ्री हैं मेरा ख्याल है, कोई पहली 8-10 तो नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन तो देता है, नॉलेज तो दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी एडवाइस है उसकी। एआई के पास इस कमाल, तो उसको इस्तेमाल करें। आजकल तो ये नॉलेज आजकल के दिन में ना, जो आपको होता है ना, अगर 10-12 तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 सालों बाद आपकी डिग्रियाँ शिग्रियों को भी कोई वैल्यू नहीं रहनी आपके, क्योंकि नॉलेज आपके पास क्या आ रहा है, डिग्री पढ़ के नॉलेज आ रहा है, नॉलेज की वैल्यू नहीं है। अब आइंदा आने वाले दिनों में सब नॉलेज चैट जीपीटी के पास अवेलेबल है, ओपन एआई के पास अवेलेबल है कि हर नॉलेज डॉक्टर से लेके, अकाउंटेंट से लेके, फाइनेंस मैनेजर से लेके, प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके, हर चीज़ आपकी चैट जीपीटी कर सकती है। अब आपके लिए जो अहमियत रह जानी है ना, इस चीज़ की रह जानी है सिर्फ कि आप लोगों ने एक्चुअली एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी करनी है। वेस्ट में तो ऑलरेडी लोग प्लम्बर बन रहे हैं, बच्चे वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, प्लम्बर बन रहे हैं। मेरा प्लम्बर आया तो वो गाड़ी जी वैगन में आया, जी वैगन गाड़ी के अंदर वो आया, और वो प्लम्बर था पीछे से टूल निकाल रहा। मैंने कहा यार ये तुमने गाड़ी रखी हुई है क्या? कहता हाँ मैं 1000 पाउंड डे कमाता हूँ, 3.5 लाख रुपये डेली का मैं कमाता हूँ, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ली हुई गाड़ी। मैं कहा ठीक है यार, तो मेरी जॉब की है 300 पाउंड लिया। कह रहा ऐसी मेरी 2-4 जॉब भी होती हैं डेली। यानी कि आप देखेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने पैसे प्लम्बर कमाएगा, लेकिन वहाँ लोग इसीलिए प्लम्बरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता। हाँ चैट जीपीटी बहुत अच्छा सोलिसिटर बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, वकील बन सकता है, बैंकर बन सकता है, फाइनेंस मैनेजर बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, वट एवर, ये जो आप बायोटेक जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो सब कुछ बन सकता है। क्योंकि आप लोगों ने 10, 20, 50 किताबें पढ़ी हैं, चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी हैं, उस सब्जेक्ट में उसका पूरा नॉलेज है। आपका हो सकता है, तो फिर आप कैसे बेहतर हो सकते हैं? तो लिहाजा आप ये चीज़ें आप उनकी तरफ यानी कि जाने दें, एआई की तरफ। आप लोग अपनी स्किल के ऊपर जोर दें कि आपने अपनी स्किल को किस तरह डेवलप करना है, और उस स्किल को आप अगेन चैट जीपीटी से ही पूछें किस तरह डेवलप करना है, वो आपको बताएगी। ठीक है ना? और कुछ है क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।